सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दरअसल इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक संग्राम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को क्या सलाह दी है, साथ ही बारिश से लखनऊ क्यों बेहाल है, और साथ ही आपको बताएंगे कि तमिलनाडु में कोरोना ने कहां कहर बरपाया है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को यूपी चुनाव से पहले सलाह दी है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को ईवीएम और डीएम इन दोनों से अलर्ट रहने की सलाह देते हुए कहा है कि बिहार में ईवीएम और डीएम ने बेईमानी की और बंगाल में सही जवाब मिला। इससे पहले अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को कहा था कि अब की बार उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बड़े स्तर पर होने जा रहा है। अब की बार बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी नज़र लगी है और ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अग्नि परीक्षा का समय है। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति के लिए तैयार कर रही है। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि बिना समय गंवाए अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैद हो जाएं, कोई कोताही ना हो, बूथ पर ज़रा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। कार्यकर्ता ये ना भूलें कि ऐसा अवसर समाजवादी पार्टी को दोबारा नहीं मिलेगा। वहीं विश्वकर्मा जयंती के मौके पर अखिलेश यादव ने दोबारा में सत्ता आने पर विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगली बार सरकार आएगी तो विश्वकर्मा जयंती पर छुट्टी होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगर सरकार वापस आती है तो गोमती रिवर फ्रंट पर भगवान विश्वकर्मा का मंदिर बनेगा, विश्वकर्मा बोर्ड का गठन होगा। योगी सरकार पर उन्होंने तंज कसा। दरअसल लखनऊ में बारिश के बाद उन्होंने कहा कि बारिश में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है, नुकसान हुआ है। एक ही बारिश में सरकार के इंतजामों की पोल खुल गई। उन्होंने कहा कि साल 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वापसी करेगी। तो अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील करते हुए ईवीएम और डीएम इन दो चीज़ों से अलर्ट रहने की अपील की है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे भीषण मानसूनी तबाही देखने को मिली है, जिसने आम लोगों के जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले 40 घंटों से लगातार बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश में और अब तक कई लोगों के मारे जाने की भी जानकारी सामने आई है। मौसम विभाग के मुताबिक बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, फिरोजाबाद, औरैया, बरेली, पीलीभीत, इटावा आंधी और बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है और जो बिजली व्यवस्था है वो भी चरमराई है। और ऐसे में पिछले 36 घंटों में लगभग 22 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज हुई है। लखनऊ में 235 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जिसके चलते लखनऊ में एक भयानक स्थिति देखने को मिली। 2 दिन की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। राज्य के सभी स्कूल, कॉलेजों और जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं शनिवार तक वो बंद रहेंगे। और ऐसे में 18 सितंबर को होने वाली यूपी बोर्ड की इम्प्रूवमेंट परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। मूसलाधार बारिश की वजह से जो सेंट्रल यूपी के ज़िले हैं वहाँ पर फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ख़ासतौर पर लखनऊ में अस्पताल में पानी है, पुलिस स्टेशन में पानी है, नगर निगम के कार्यालयों में पानी है। लखनऊ में ऐसी तस्वीर इससे पहले देखने को नहीं मिली थी। स्थिति बेहद ख़राब है लखनऊ में, जहाँ लगातार बारिश के बाद मॉल एवेन्यू और राजभवन कॉलोनी सहित पॉश इलाकों में भी तमाम पानी भर गया है और सड़कें नहर में तब्दील हो गई हैं। गाड़ियां पानी में डूबी है, कई जगह सड़कें टूटी हैं और 100 से ज़्यादा जो कारें हैं वो पानी में डूबकर उनको नुकसान पहुंचा है। बिजली के खंभे गिरे हैं, पेड़ गिरे हैं। राज्य की राजधानी में करीब 60 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर ख़राब हुए हैं, जिसके कारण बिजली जो है उसकी आपूर्ति पर भी इसका असर पड़ा है। चलिए बढ़ते आगे। तमिलनाडु में जूनियर कक्षाओं के लिए स्कूल को फिर से खोलना एक परेशानी का सबब बन गया। दरअसल अब कोरोना के मामले वहाँ बढ़ने लगे हैं। छात्रों में अब कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने स्थिति पर चिंता जताई है, क्योंकि स्कूल खुले और उसके बाद कुछ टीचर्स पॉजिटिव हुए। उसके बाद जो रिपोर्ट आना शुरू हुई तो उस पर छात्र भी पॉजिटिव होना शुरू हो गए। 1 सितंबर से खुले ये स्कूल, जिसमें 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को फिर से खोला गया था। इसके बाद 34 छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए, यानी कि कुल मिलाकर अगर अब तक देखें तो 117 छात्र पॉजिटिव हो गए। दरअसल मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई खंडपीठ ने राज्य सरकार को पीआईएल में एक काउंटर दायर करने के लिए कहा है, जिसमें
कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाओं को रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी। ये PIL दाखिल हुई थी, इस पर सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा है और इसमें ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय में राज्य सरकार 30 सितंबर तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करे ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। इस बीच कोयंबटूर और चेन्नई सहित तमिलनाडु के 26 जिलों में कोरोना के नए मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं। यानी स्कूल खुलने के बाद जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं, ये दूसरे राज्यों के लिए भी चिंता का विषय है, उन्हें भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अब बात SCO की बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी SCO की बैठक में शामिल हुए थे। SCO की 20वीं वर्षगांठ थी ये और प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ईरान का SCO के नए सदस्य के रूप में स्वागत किया। ईरान नया सदस्य बना है इसके साथ ही 3 और देश हैं, सऊदी अरब, मिस्र और कतर, उनका भी प्रधानमंत्री ने वेलकम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी को लेकर है और इस समस्याओं का जो मूल कारण है, मूल वजह जो है वो कट्टरवाद है। अफगानिस्तान का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, कहा कि जो मौजूदा स्थिति है वो एक चुनौतीपूर्ण है और इस मुद्दे पर SCO को पहल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर इतिहास पर नज़र डालें तो सेंट्रल एशिया का जो क्षेत्र है वो मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर को आगे बढ़ाने का केंद्र है। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहाँ पर सदियों से पनपी हैं। उन्होंने कहा पूरे क्षेत्र में, विश्व में ये फैली हैं। यहाँ से SCO जो शिखर सम्मेलन था उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में और SCO के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी उदारवादी, सहिष्णु और समावेशी संस्थाएं और परंपराएं हैं और इसको बल देने की ज़रूरत है। SCO को एक मजबूत तंत्र विकसित करने पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मध्य एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि जो ज़मीन से घिरे हुए सेंट्रल एशिया के देश हैं वहाँ पर भारत के विशाल बाजार से जुड़कर उससे लाभ ले सकते हैं लोग। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO को बनाने का ऐलान दरअसल 15 जून 2001 में हुआ था। चीन का शहर है शंघाई और SCO में 6 देश शामिल हैं जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हुए और अब 3 और नए देश इसमें शामिल हुए। इसके साथ ही सदस्यों की संख्या 8 हो गई थी। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के जरिए लोगों से जिस तरह से कट्टरवाद फैल रहा है दुनिया में और खासतौर पर अफगानिस्तान की चुनौती है उस पर SCO की भूमिका को लेकर अपनी बात रखी। तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे YouTube चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।